स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हमने सीडीपी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया है। यह आप लोग का चौथा मॉक टेस्ट है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से हल करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही आप लोगों के पास तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। तो जो प्राथमिक स्तर का शिक्षक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके अंदर धैर्य और दृढ़ता है तभी वह छोटे बच्चों को समझ सकता है, उनकी रुचियों को समझ सकता है और उसके हिसाब से उन लोगों को आगे सिखा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धैर्य और दृढ़ता। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वह कौन सी अवस्था कहलाती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। तो जो जीन पियाजे थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। तो पहला था संवेदी गामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो जो अवस्था होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोझ समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो फ्रेंड्स, जो मन का मानचित्रण है वो संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है
प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। अगर शिक्षार्थी को अवसर उपलब्ध कराया जाएगा तो उसमें क्या होगा, सृजनात्मकता बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो चौथी अवस्था है उसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 11 से 15 वर्ष तक होती है। संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। फिर अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक होती है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सीखना समृद्ध हो सकता है जब क्या करे, जो टीचर है वो वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए और विद्यार्थी क्या करे, एक दूसरे से अंतःक्रिया करें। तो वो लोग क्या होगा, उससे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अनधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो ये सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है, क्योंकि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ये बात सही नहीं है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो अधिगम कहीं से भी प्राप्त कर सकता है, खेल के मैदान से भी प्राप्त कर सकता है, परिवार में भी प्राप्त कर सकता है, वो कहीं से भी अधिगम प्राप्त कर सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ शैक्षिक स्थान ही एकमात्र स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं उनके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से उनको सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य संगत की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता।
तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोगों ने पुरानी क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप हमारी पुरानी वीडियो को भी देख सकते हैं।